हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा, मैंने आपके ग्लोबलाइजेशन का लगभग सारे चैप्टर करवा दिए हैं। सिर्फ 2 चैप्टर बचे हुए हैं। एक इसी वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा और एक चैप्टर और बचा है, कृषि और वैश्वीकरण और विकासशील देश। तो वो चैप्टर भी जल्दी मैं आपको दे दूंगा बना के, ठीक है। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है इशू ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के मुद्दे। ये एक चैप्टर है, सबसे आखिर का चैप्टर है हमारा ये, ठीक है। तो इसको हम करने जा रहे हैं और इसमें जो है मेन जो क्वेश्चन बनता है और काफ़ी बार बना है जो, वो यही है वैश्वीकरण के आलोचनात्मक आयाम। देखिए, वैश्वीकरण तो मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर बाकी चैप्टर की मैं आई बटन में वीडियो डाल दूंगा और लास्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हैं, ठीक है। और उसमें मैंने वैश्वीकरण ही नहीं, काफ़ी सारे चैप्टर ही क्लियर करवा दिया है। पूरा किताब लगभग आपकी कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ एक चैप्टर बचा है और वो भी मैं आपको जल्दी ही बना के उसकी वीडियो भी दे दूंगा, ठीक है। तो उसका लगता है रिजल्ट ही मेरे को अच्छा रहा। तो देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट बात है कि अगर देखिए आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है चैप्टर का वैश्वीकरण का मुद्दे। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार बन जाता है कि वैश्वीकरण क्या है, वो तो आपका बनता ही है। इसमें ये भी बन जाता है कई बार कि वैश्वीकरण के आलोचनात्मक आयाम क्या है। अब सबको वैश्वीकरण के पॉजिटिव तो पता होते, नेगेटिव नहीं पता होते, ठीक है। 10 नंबर में काफ़ी बार क्वेश्चन बनाए, मैंने खुद देखा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मैंने पॉइंट टू पॉइंट करवा दिया है, ज़्यादा फालतू की चीज़ नहीं करवाई है, पर हाँ थोड़े बड़ी भी हो सकती है वीडियो, ठीक है। तो देखिए, वैश्वीकरण के आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा वैचारिक आयाम है। ये इसके 3-4 आयाम दिए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से? आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और वैचारिक, ये 3-4 इसके आयाम हैं। और आर्थिक वैश्वीकरण, इस ये चारों ही, इनको हम ये भी कह सकते हैं, हम इनको ये भी कह सकते हैं कि वैश्वीकरण आर्थिक, ठीक है, वैश्वीकरण राजनीतिक आयाम और वैश्वीकरण सांस्कृतिक आयाम और वैश्वीकरण वैचारिक आयाम, ठीक है। आर्थिक वैश्वीकरण क्या होता है या फिर आर्थिक आयाम क्या होता है इसका? आर्थिक वैश्वीकरण वो होता है जो विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं के बीच वैश्विक जुड़ाव से होता है। यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी अर्थव्यवस्थाओं के बीच जो जुड़ाव है ना, उनका जो जाल है, ये उसको हम आर्थिक वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है। यह राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय वाले विश्व से वैश्विक अर्थव्यवस्था वाले देश में, यानी कि सब जगह होता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था हो चाहे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था हो, दोनों पूरे वर्ल्ड की हो, ठीक है, उन दोनों की अर्थव्यवस्था के उत्पादन के साधनों में, उत्पादन आपको अच्छे से मालूम है, किसी चीज़ का उत्पादन करना, आयात निर्यात करना, ठीक है, हर चीज़ में। तो उनके संसाधनों का अंतर्राष्ट्रीयकरण तथा वित्तीय पूंजी का देशों के मध्य मुक्त प्रवाह को शामिल करता है। यानी कि इसके अंदर ये सब चीज़ें शामिल आती हैं, ठीक है, क्योंकि पूंजी है, आर्थिक है, तो इसलिए पूंजी इसमें जोड़ा ही जाएगा, वित्तीय पूंजी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीयकरण यानी अंतर्राष्ट्रीय, जैसे अंतर्राष्ट्रीय में हम कोई सामान बेचते हैं, इंटरनेशनल, ठीक है, उसको कहा जाता है। और इसमें सांस्कृतिक आयाम है दूसरा। तो देखिए, सांस्कृतिक वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सूचना, उपभोक्ता, वस्तु तथा उत्पादन समान, यानी कि सूचना, उपभोक्ता, वस्तु और उत्पादन समान एक भाग से उठकर पूरे विश्व में भेज दिया जाता है। एक भाग से उठाकर पूरे विश्व में भेज दिया जाता है। यानी कि कहीं से माल हम उठा के पूरा वर्ल्ड में अपना माल भेजते हैं, उसको हम सांस्कृतिक वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है। तथा वैश्वीकरण भिन्नता को समाप्त कर देते हैं। और सांस्कृतिक आयाम जो है वो सांस्कृतिक भिन्नता को समाप्त कर देता है, ठीक है। और आर्थिक वैश्वीकरण के सबसे महत्वपूर्ण पक्षों में राष्ट्रीय आर्थिक बाधाओं को समाप्त होना है। पर सच यह है कि वैश्वीकरण में देशों के बीच, सच बात यह है कि वैश्वीकरण में देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया गया है। मुक्त व्यापार यानी ओपन व्यापार, की जल्दी ही हम मतलब एक दूसरे की बिना रोक टोक के या कम से कम टैक्स करके आयात निर्यात कर सके एक दूसरे देश में, ठीक है। तो सबसे मुख्य तो पक्ष इसका यही है, वैश्वीकरण का समाप्त होना है। पर सच यह है कि वैश्वीकरण ने देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया है, ठीक है। पर कुछ देश अपने राष्ट्रीय बाजार को बचाए रखने के प्रयास के कारण इसके नकारात्मक प्रभाव भी हुए हैं। यानी कि कुछ देशों ने अपने देश का सामान बचाने के लिए या फिर अपने देश की चीज़ें बचाने के लिए, कुछ भी कह सकते हैं हम, उसको बचाने का उन्होंने प्रयास किया, पर इसके साथ साथ इसके नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। और इसी को हम पढ़ने जा रहे हैं, इसकी आलोचनात्मक आयाम की, इसकी आलोचना क्यों की गई। और हाँ, मैं आपको क्यों बताना चाहता हूँ कि इसकी आलोचना इतनी ज़्यादा नहीं है,
इसके जो है पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा है, नेगेटिव पॉइंट थोड़े कम है। इसलिए अगर नेगेटिव आता है ना तो आपको पहले थोड़ा वैश्वीकरण की भूमिका लिखनी चाहिए और उसके बाद उसके पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव, यानी कि आपको सब चीज़ लिखनी चाहिए, पर उसमें नेगेटिव पॉइंट की भरमार ज़्यादा होनी चाहिए बजाय पॉजिटिव के, कि ऐसा ना लगे पेपर में कि आपने सिर्फ पॉजिटिव ही लिखी है, नेगेटिव नहीं लिखी, ठीक है। अगर आपको नेगेटिव आए सिर्फ, तो आप कुछ नहीं तो कम से कम 5-6 पेज तो कम से कम भरने ही हैं आपको, तो आप नेगेटिव से 5-6 पेज नहीं भर सकते हो, ठीक है। इसलिए वो बात घुमाते रहोगे कि फ़ायदा नहीं है उससे, इसलिए जिस तरह मैं कह रहा हूँ उस तरह फॉर्मेट अच्छा लगे आपको तो आप उस तरह कर सकते हैं, ठीक है। इसके नकारात्मक प्रभाव भी हुए हैं, और वो क्या हुए हैं, जैसे कि गरीब देशों का मुख्य निर्यात सामान्यतः कृषि उत्पादन होता है, ठीक है, जबकि विकसित देश जो है वो सामान्य अपने किसानों को सब्सिडी देते हैं। किसानों को सब्सिडी दी जाती है विकसित देशों में, जो कि विकासशील देशों में नहीं दी जाती है, जैसे कि हमारे देशों में। और जैसे ईयू के सामान्य कैसे नीति, जिनके कारण गरीब देशों में उत्पादन का वह बाजार मूल्य नहीं मिल पाता है, यानी कि उनको अपना बाजार का मूल्य नहीं मिल पाता है जो मुक्त व्यापार में मिलना चाहिए था, ठीक है। छोटे मोटे किसान वगैरह जो होते हैं उनको वो मूल्य नहीं मिल पाता जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार या मुक्त व्यापार से उनको मिलना चाहिए था, ठीक है। एक पॉइंट ये है इसका, देखिए, कमज़ोर देशों में संरक्षण की कमी आने के कारण मजबूत औद्योगिक शक्तियों ने सस्ते श्रमिकों के रूप में इन देशों के अलग का शोषण किया है। इन देशों का अलग से होएगा, ऐसे में क्या कीजिएगा, ठीक है, इन देशों का अलग से शोषण किया है। यानी कि अब देखिए, मान लीजिए कि औद्योगिक जो है वो काफ़ी तेज़ी से लगते से ले गए, सबको पता है ये बात तो जाहिर सी है, ठीक है। तो औद्योगिक शक्ति ने क्या काम करा, सस्ते श्रमिक, यानी कि जो छोटे बच्चे वगैरह होते हैं या सस्ते श्रमिक लेके उन लोगों का शोषण किया है, ठीक है। शक्तिशाली औद्योगिक देशों की कंपनियां ज़्यादा आवेदन देकर बहुत ज़्यादा घंटे काम करवाने तथा असुरक्षित काम करवाने में सक्षम है। अब वैश्वीकरण में क्या क्या चीज़ आ सकती हैं, अपना फैक्ट्री उद्योग कुछ भी आ सकता है। तो एक पॉइंट इसका मेन ये भी बनता है, शक्तिशाली उद्योग जो ज़्यादातर शक्तिशाली फैक्ट्रियां हैं वो देश की कंपनियां, ज़्यादातर जो बाहर देशों का देश की कंपनियां हैं, खासतौर पर तो बाहर देश की कंपनियां ऐसा करती हैं कि वो ज़्यादा पैसे देती हैं और बंदा लालच में आ जाता है और वो उससे इतना ज़्यादा काम करवाती है कि उसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। 12-12 घंटे जो काम करवाया जाता है उसमें बंदों की हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है और उनसे असुरक्षित कार्य करवाया जाता है, जो सुरक्षित कार्य नहीं है। बिजली का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, केमिकल वगैरह जिससे फेफड़े या कुछ बीमारी बन जाए, क्या किसी किसी की तो ज़िंदगी भी ख़राब हो जाती है 5-7 हज़ार कमाने के चक्कर में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, मतलब ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, ये भी इसका एक, ठीक है, कि श्रमिक अपने नौकरी पर, हाँ ये बात कही गई है कि श्रमिक जो है, जो मेहनत कर रहा है वहाँ पे मजदूर जो है, वो अपनी नौकरी छोड़ने के लिए स्वतंत्र तो है, वो आज़ाद तो है नौकरी छोड़ने के लिए, पर वो इसे नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो छोड़ जाएगा तो उसके भुखमरी का कारण हो जाएगा वो, और वो खाएगा कहाँ से। परंतु एक गरीब देशों में यह कामगारों के लिए भुखमरी के कारण हो सकते हैं, और यहाँ रोजगार में परिवर्तन भी तभी हो पाता है जब पहला रोजगार ना रहे। जाहिर सी बात है, जब मैं अगर एक जगह जॉब कर रहा हूँ तो मैं दूसरी जगह जॉब नहीं ढूंढ सकता करते करते, कोई वैसा कोई बता दे तो अलग बात है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ कही गई है कि जब पहले आपका रोजगार ना रहेगा तभी आप नया रोजगार ढूंढ सकते हैं, ठीक है, जब आप स्वतंत्र हैं पूरी तरीके से माना जाए तो। विदेशी श्रमिकों द्वारा कम लागत में उत्पादन के कारण निम्न वस्तुओं और सेवाओं को अन्य देशों से खरीदते हैं, ठीक है। यानी विदेशी श्रमिकों के द्वारा जो है ना, कम लागत में यानी कम पैसों में उत्पादन के कारण उन वस्तुओं को खरीद लेते हैं और अन्य देशों से खरीद लेते, ठीक है, हाँ, उन सेवाओं और वस्तुओं को अन्य देशों से खरीद लेते हैं। वह परिवार जो पहले मध्य वर्ग में थे, यानी कि जो पहले मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है, वो व्यापक बंदी तथा रोजगार के देशों में रूपांतरण के कारण निम्न वर्ग में पहुंच गए हैं, यानी कि वो मिडिल फैमिली से लोअर फैमिली में पहुंच चुके हैं, ठीक है, यानी कि मध्य बीच में से वो निम्न नीचे की तरफ पहुंच चुके हैं और ज़्यादा वैश्वीकरण के वजह से, ठीक है। सस्ते श्रमिक के वजह से कंपनियों की संख्या में वृद्धि ने श्रम संगठन का कमजोर क्या है को है श्रम संगठन को कमजोर क्या है, ठीक है, संघों के कमजोर होने से परिणाम स्वरूप श्रमिकों का परिवर्तन। अब जब संघ कमजोर हो चुके हैं तो इसका परिणाम क्या रहा कि श्रमिकों का परिवर्तन हुआ, श्रम मूल्यों में कमी हुई, और एक मेन बात है इसमें कि बाल श्रम के शोषण में वृद्धि की घटना है।
बाल श्रम यानी कि बच्चों को मजदूरी पर लगाना, उनके शोषण में भी वृद्धि हुई है। उनकी घटनाएं भी काफ़ी ज़्यादा देखी गई हैं। फैक्ट्रियों में छोटे छोटे बच्चों को काम करवाया जाता है, बिजली का तार वगैरह नंगे कुछ भी हो सकते हैं, करंट से मर जाए बच्चा या कुछ हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी कंपनी नहीं लेती है। ठीक है, आदि वैश्वीकरण के साथ साथ ये सब चीज़ें बढ़ती गई। और उदाहरण, वैश्वीकरण के कारण एक देश में श्रम की मांग में वृद्धि होती है। जहाँ भी एक उद्योग लगाया जाता है, जाहिर सी बात है अगर एक फैक्ट्री लगी है तो उसमें कम से कम कुछ नहीं तो 200-300 बंदे चलाने के लिए चाहिए ही होंगे, जिसमें अगर बच्चे वगैरह श्रमिक छोटे मोटे मजदूर वगैरह होते हैं तो वो कम पैसों में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं अपनी मजबूरी के कारण। ठीक है, यही इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। साथ ही बाल श्रमिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप बाल श्रमिकों की मांग में वृद्धि होगी। देखिए यहाँ पे भी आ चुका है बाल श्रमिक का, यानी कि बाल श्रमिकों की जो है वृद्धि होगी, बाल श्रमिक को ज़्यादा ही बुलाया जाएगा, ढूंढा जाएगा, और जो कि काफ़ी घातक है। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर बाल श्रमिक की बढ़ोतरी होगी तो इससे न केवल उन बच्चों का शोषण होएगा बल्कि उनकी वेतन जैसी समस्याएं बढ़ेगी। ठीक है, बल्कि इसके अंदर यह भी कहा गया है कि बाल तस्करी जैसे चीज़ें भी इसके अंदर शामिल की गई हैं, और बच्चों को कैद में रखना, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर ही काम करना है तो 12 घंटे यहीं बिताने हैं आपको, ये सब बच्चों को कैद में रखा जाएगा, उनसे उनकी आज़ादी छीन ली जाएगी तथा वो पढ़ाई से भी वंचित हो जाएंगे, शिक्षा से भी। ठीक है, और ज़बरदस्ती कार्य करवाने जैसे कार्य भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। ठीक है, कार्य को भी बढ़ा दिए जाते हैं और इस तरह से बच्चे शिक्षा से भी वंचित हो जाते हैं। वैश्वीकरण की आलोचना का यह भी मानना है कि आलोचकों का यह भी मानना है कि यह योजना बहुत ही जल्दी में बनाई गई थी, यानी कि वैश्वीकरण की योजना जो है ये बहुत जल्दी में बनाई गई थी। और वैश्वीकरण की सबसे मुख्य आलोचना विश्व आर्थिक नीति के निर्धारण में विकसित देशों का प्रभावशाली होना है, यानी कि विकसित देश जो है इसमें प्रभावशाली है तो उनका बेनिफिट ज़्यादा होता है बजाय विकासशील देश के। ठीक है, तो श्रमिकों का शोषण और अनिश्चित रोजगार, जो रोजगार नहीं मिला है या जिसको नहीं करना चाहते उसको कहते हैं अनिश्चित रोजगार। निर्धनता में समस्या में असफलता, ये इसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं नेगेटिव के। ठीक है, और एक पॉइंट सेकंड आता है टॉपिक हमारा इसमें, वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता, समानता और आर्थिक एकीकरण का लाभ पर विवाद। ये वैसा क्वेश्चन बहुत ही कम बनता है, फिर भी मैंने करवा दिया है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन बड़ा करने के लिए ज़रूर काम आएगा। तो इसके मैंने पॉइंट टू पॉइंट करवा दिया है। इसमें है आर्थिक एकीकरण। आर्थिक एकीकरण का शब्द उन आयामों को दिखाने के लिए किया जाता है जिनके माध्यम से अर्थव्यवस्था एकजुट हो सके, यानी अर्थव्यवस्था को एकजुट किया जा सके, उनको हम आर्थिक एकीकरण कहते हैं। आर्थिक एकीकरण से ही आपको याद आ जाएगी पूरी लाइन। ठीक है, आर्थिक एकीकरण में वृद्धि के साथ साथ विभिन्न बाजार के मध्य व्यापार खत्म हो रहे हैं, व्यापार बाधाएं खत्म हो रही हैं। ठीक है, और एक है इसमें वरीयता, इसको थोड़ा हार्ड पड़ सकता है पर इसका वरीयता का मतलब होता है बीज बोने की प्रक्रिया। ठीक है, मैंने इंटरनेट से निकाल कर बता दिया है आपको। यह है वरीयता प्राप्त करना, प्राप्त व्यापारिक क्षेत्र, यानी कि जिनमें एक व्यापारिक प्रखंड के अंतर्गत सभी सहभागी देशों की कुछ उत्पादन को वरीयता पहुंच प्रदान की जाती है। यह कार्य को घटा, यहाँ परशुल्क का आएगा, सॉरी यहाँ परशुल्क का आएगा, कट गया था वो, मैंने लिखना भूल गया। यह कार्य परशुल्कों को घटाकर किया जाता है लेकिन पूरा तरीके से समाप्त नहीं किया जाता है। वरीयता व्यापार क्षेत्र की स्थापना व्यापार समझौते के मध्य से की जा सकती है तथा यह आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया का प्रथम चरण है। अगर आपको समझ नहीं आता, जरूरी नहीं है पूरा ही रट्टा मानना है, नहीं समझ आता तो कोई बात नहीं है, आप जरूर नहीं है कि प्रथम चरण या सेकंड चरण लिखे, आप पॉइंट ऊपर सीधे नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, मुक्त व्यापार क्षेत्र दूसरा है इसमें। मुक्त व्यापार क्षेत्र एक प्रकार का व्यापारिक प्रखंड है, यानी कि व्यापारिक प्रखंड है जिसमें एक निर्धारित समूह के सदस्यों के बीच, यानी कि इसमें जितने भी समूह सदस्य देश हैं उनके बीच प्रशुल्क, कोटा और एकीकरण के दूसरे चरण के रूप में माना जाता है, यानी कि इसको आर्थिक एकीकरण के दूसरे चरण के रूप में माना जाता है। आर्थिक एकीकरण का यह प्रकार देशों द्वारा तब प्रयुक्त होता है जब उनकी आर्थिक संरचनाएं एक समान हो। ठीक है, तीसरा है सीमा शुल्क संघ। एक सीमा शुल्क संघ एक प्रकार का व्यापारिक ही है जो मुक्त व्यापार क्षेत्र होने के साथ साथ एक सामान्य बाह्य प्रशुल्क नीति भी रखता है। बाह्य यानी बाहर की, ठीक है, बाह्य प्रशुल्क नीति भी रखता है।
पर शुल्क को हम शुल्क भी कह सकते हैं, शुल्क नीति भी रखता है। और सहभागी देश जो समान विदेशी व्यापार नीति की स्थापना करते हैं, परंतु कुछ संदर्भ में यह अलग प्रकार के कोटों का प्रयोग करते हैं। सीमा शुल्क संघ के गठन का उद्देश्य सामान्य आर्थिक दफ्तर को बढ़ाना तथा सदस्य देशों के बीच निकटवर्ती राजनीतिक व सांस्कृतिक संबंध को स्थापित करना है। ये सीमा पर शुल्क का काम है और यह आर्थिक एकीकरण का तीसरा चरण भी कहा जा सकता है। ठीक है, और चौथा है इसमें साझा बाजार। साझा बाजार इसके अंदर चौथा दिया गया है और राजा लिखा हुआ है, साझा आएगा, साझा कर लीजिएगा आप इसको। ठीक है, साझा बाजार एक ऐसा व्यापारिक प्रखंड है जिसमें सीमा प्रशुल्क संघ के साथ साथ उत्पादन विनियमन, आज से मैंने पहले भी आपको काफ़ी बार ज़्यादा शब्द पढ़ाया है विनियमन, पर इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है देखिए अदला बदली, यानी किसी सामान या किसी वस्तु की अदला बदली करना। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सामान के साथ साथ उत्पादन की अदला बदली करने की नीति साझा बाजार के अंदर होती है और इसका उद्देश्य होता है पूंजी, श्रम और वस्तुओं और सेवाओं का आवागमन सदस्य देशों के बीच उसी प्रकार से हो जिस प्रकार देश के भीतर होता है। यह आर्थिक एकीकरण का चौथा चरण है। और पांचवा दिया गया है इसमें आर्थिक या मौद्रिक संघ। यह एक ऐसा व्यापारिक प्रखंड है जिसमें एकल बाजार होने के साथ साथ साझा मुद्रा भी होती है, यानी कि साझा मुद्रा भी होती है जिसके अंदर उसको मौद्रिक संघ भी कहते हैं, आर्थिक कह लीजिए चाहे मौद्रिक संघ कह लीजिए। यह आर्थिक एकीकरण का पांचवा चरण है। ठीक है, और लास्ट है इसमें पूर्ण आर्थिक एकीकरण। यह आर्थिक एकीकरण का अंतिम चरण है। इसमें जो है पूर्ण आर्थिक एकीकरण के उपरांत आर्थिक नीतियों पर नियंत्रण नाम मात्र ही होता है, नाम मात्र, ना नहीं नाम मात्र। ठीक है, यानी कि इसमें कहा जाता है आर्थिक पूर्ण एकीकरण के अंदर कि जितने भी देश हैं उसमें उसके अंदर उनका जो आर्थिक एकीकरण है वो बिल्कुल नाम मात्र होता है, इनका नियंत्रण। और इसमें पूर्ण मौद्रिक संघ, समान राजकोष या नीति और यह सभी पूर्ण आर्थिक एकीकरण वाले देशों में समान होती है। और आर्थिक एकीकरण के लाभ क्या होते हैं हम आपको ये बता देते हैं। तो देखिए, व्यापार सज्जन सदस्य देशों को, यानी कि जो भी व्यापार सज्जन है वो सदस्य देशों को है। ठीक है, और इसके 3 पॉइंट है। ये क्वेश्चन वैसे बनता नहीं है, बस ये फिर भी करवा ही दिया है मैंने कि बुक्स में था, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि पूरे बुक्स क्लियर नहीं करवाई है, सही से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है हमारा, इस वजह से मैंने करवा दिया है। ठीक है, तो है वस्तुओं और सेवाओं का पहले के मुकाबले ज़्यादा बेहतर चयन की सुविधा है, चयन यानी चुनने की सुविधा। वस्तुओं और सेवाओं की पहले के मुकाबले जो है ज़्यादा बेहतर चुनने की सुविधा है। ठीक है, दूसरा है व्यापार बाधा में समाप्ति, व्यापार बाधा के बीच में समाप्ति कर दी गई है तथा कमी के कारण कम मूल्यों पर वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करना, यानी पहले जो है टैक्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा लग जाता, अब टैक्स थोड़ा कम हो गया तो इसलिए उन वस्तुओं को हम कम मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पहले के मुताबिक, हालांकि महंगाई तो बढ़ती जा रही है। सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिला है, जिससे क्या हुआ कि आर्थिक मुद्रा की बचत हो ताकि उनसे अन्य सस्ते उत्पादन एवं वस्तुएं खरीदी जा सकें। ठीक है, और एक पॉइंट है इसमें राजनीतिक सहयोग। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स मैंने आपको पूरे बना के ही दे दिए हैं, ये मैंने क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट निकाल रखी हैं चीज़ें बुक में से, कहीं ना कहीं से, इंटरनेट से। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट कॉपी में उतार सकते हैं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट है राजनीतिक सहयोग। एक देश के मुकाबले देशों के एक समूह का राजनीतिक प्रभाव कहीं ज़्यादा होता है। एक देश के मुकाबले पूरे बहुत सारे काफ़ी देशों का प्रभाव जो है ज़्यादा होता है। एकीकृत क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता तथा तथा संघर्ष के प्रभाव से निपटने की एक महत्वपूर्ण रणनीति होती है। ठीक है, यानी किसी भी संघर्ष से लड़ने के लिए, निपटने के लिए उनकी जो है एक महत्वपूर्ण रणनीति होती है। यह वैश्वीकरण से उत्पन्न सामाजिक आर्थिक नीतियों से निपटने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, एक पॉइंट और है इसमें रोजगार के अवसर, और एक नेक्स्ट इसमें पॉइंट है रोजगार के अवसर। आर्थिक एकीकरण जो है वो स्वतंत्र व्यापार को बढ़ावा देता है, यानी खुले व्यापार को या आज़ाद व्यापार को बढ़ावा देता है। ठीक है, आर्थिक एकीकरण जिससे बाजार का स्तर और देश में आर्थिक निवेश का आना
तथा अधिक मात्रा में तकनीकी का प्रयोग संभव होता है इन सब चीज़ों से। ठीक है, यह क्षेत्र के लोगों के लिए अधिक मात्रा में रोजगार के कुछ अवसर को दिलाता है। यानी कि यह क्षेत्र के, यानी कि जो क्षेत्र के लोग बाग हैं, उस एरिया के लोग हैं, उनको अधिक मात्रा में रोजगार के कुछ अवसर दिलाता है, जहां लोग क्षेत्र के एक देश से दूसरे देश में जाकर ज़्यादा बेहतर कमाई कर सकते हैं तथा अपने उद्योग को कम लागत वाले देश में स्थापित करते हैं। ठीक है, और आर्थिक एकीकरण की हानियाँ, इसकी ज़्यादा हानियाँ नहीं है, कुछ थोड़ी ही दी है मैंने, किताब में भी थोड़ी ही थी वैसे। तो आर्थिक एकीकरण की हानियाँ क्या है? व्यापार प्रखंड का निर्माण, यह गैर सदस्य देशों के विरुद्ध व्यापार बाधा में वृद्धि के रूप में हो सकता है। और दूसरा है इसमें व्यापार विचलन। ठीक है, व्यापार बाधाओं के फलस्वरूप व्यापार की दिशा में एक गैर सदस्य देशों की ओर से सदस्य देशों की ओर इस बात के बावजूद भी परिवर्तन हो सकता है कि वह मूल्यों की अध्यस्तता, इसको कहते हैं हम होने की अवस्था। ठीक है, वहाँ मूल्यों को होने की अवस्था है। उदाहरण स्वरूप इसमें जो है एक उदाहरण दिया गया है, एक देश ने कम लागत पर उत्पादन करने वाले एक गैर सदस्य देश से व्यापार बंद कर दिया है तथा अपने सदस्य देश जिनकी उत्पादन लागत अपेक्षा से ज़्यादा है तो वो उसके साथ व्यापार करता है। ठीक है, ये इसका है एक नेगेटिव पॉइंट। और एक पॉइंट दे रखा है हमें राष्ट्रीय प्रभुत्व यानी कि वर्चस्व। ठीक है, यह सदस्य देशों में अपनी महत्वपूर्ण विषयों पर संबंधित नीतियाँ जैसे कि व्यापार, मुद्रा और राजकोषीय नीति को कुछ हद तक नियंत्रण कर लेता है और एकीकरण की उच्च व्यवस्था यानी कि ऊंची व्यवस्था में के नियंत्रण की सीमा का और भी अधिक परित्याग करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इसमें, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था में असमानता और अस्थिरता। ठीक है, वैश्वीकरण में जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसकी असमानता क्या है, उसमें अस्थिरता क्या है, यानी कि जो चीज़ स्थिर नहीं है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में वृद्धि के साथ ही व्यापक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में वृद्धि के साथ ही व्यापक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश, तकनीकी नवाचार में वृद्धि होती है। ठीक है, यह परिवर्तन जो है औद्योगिक देशों में आर्थिक विकास के साथ साथ रोजगार के भी नए अवसर का सर्जन करता है। परंतु वैश्विक श्रम बल में जो है 1980 की तुलना में, यानी कि 1980 की तुलना में वैश्वीकरण जो है या फिर वैश्विक वृद्धि जो है वो 4 गुना हो गई है और श्रमिकों की पूर्ति मांग से अधिक है। यानी कि श्रमिकों की पूर्ति जो है वो उनके मांग से भी ज़्यादा है। और वैश्वीकरण के विरोधियों के अलावा मान्यता प्राप्त अर्थशास्त्रियों तथा राजनीतिक लोगों ने यह प्रश्न उठाया है कि श्रम के वैश्विक विभाजन के लाभों पर लागत अधिक बढ़ती है तथा सामाजिक अन्याय भी बड़ा है। देखा जाए तो वैश्वीकरण देश के बीच बढ़ रही आर्थिक अंतर का संबंध और तकनीकी उत्थान से है, न कि वैश्विक संचार के बढ़ने से आय में असमानता औद्योगिक देशों में बढ़ी है। ठीक है, यह तकनीकी रूप से दक्ष श्रमिकों के मुकाबले कम दक्ष श्रमिकों की आय में वृद्धि हुई है। ठीक है, आर्थिक असमानता का एक मुख्य कारण जो है बेरोजगारी है। आर्थिक असमानता का एक मुख्य कारण बेरोजगारी है। बहुत सारे देशों में बेरोजगारी का बढ़ते तथा उससे मुख्य कम दक्ष श्रमिकों का प्रभावित होने तथा आय की असमानता के मजबूत यह संबंध पाया गया है कि वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन यह तर्क देता है कि वैश्वीकरण देशों के बीच तथा देश के भीतर आश्चर्यजनक रूप से असमानता तक बढ़ाई है। ठीक है, और विशेष विकासशील देशों के गरीब हाशिया पर धकेला गया है। विशेष तौर पर जो है विकासशील देश के जो गरीब हैं वो इसके हाशिए में धकेल दिए गए हैं तथा उनकी स्थिति निर्धनता देशों से भी बदतर हो गई है। गरीब देशों से उनकी स्थिति बेकार हो गई है। समाजवादी के अनुसार जो है वैश्विक मुक्त व्यापार और मुक्त बाजार धरती और इनके लोगों के शोषण का सबसे महत्वपूर्ण पूंजीवादी हथियार है। पूंजीवादी यानी जो पैसे से बिलोंग करता है, ये सब शोषण का सबसे ज़्यादा तगड़ा हथियार है शोषण करने का। पैसे से ही, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे उद्योग लगाया, पैसे से ही उन्होंने अपने बंदे फंसाए हमारे यहाँ के जो भी है, और पैसे से ही उन्होंने उन्होंने अपना वर्चस्व कायम रखा। वह पृथ्वी के सीमित
संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं, यानी पृथ्वी पर जो संसाधन हैं उनका वो दुरुपयोग करते हैं, ज़्यादा ख़राब करते हैं, लोगों का शोषण करते हैं और पर्यावरण को भी नष्ट कर रहे हैं, जिस पर हम सभी आश्रित हैं। और इसमें एक पॉइंट बचा है सिर्फ, ये भी थोड़ा आ जाता है पर बहुत कम चांस होते हैं बनने के, पर सबसे ज़्यादा जो है इसमें वैश्वीकरण के आलोचनात्मक आयाम ही आते हैं। ये है वैश्वीकरण के वैकल्पिक, प्राकृतिक और लक्षण। ठीक है, प्रकृति यानी नेचर को आ गया है, लक्षण क्या है इसके, वो चीज़ इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं है आपका, बस ये 2 ही पेज का रह गया है, 2 पेज का। ठीक है, लगभग मेरे ख्याल से 22-25 मिनट की वीडियो हो गई होगी। वैश्वीकरण के दौर ने अब वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था के लगभग सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अपना वर्चस्व जमा लिया है या प्रभुत्व जमा लिया है। ठीक है, यानी कि वैश्वीकरण का जो दौर है उसने वैश्वीकरण के अर्थव्यवस्था पर लगभग सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अपना उन्हें कब्जा जमा लिया है। और नव उदारवाद वैश्वीकरण जो है, नव उदारवाद वैश्वीकरण जब पूंजीवाद का सर्वोच्च स्तर है। नव उदारवाद वैश्वीकरण जो है, यह जब नहीं जो आएगा, जो कि पूंजीवाद का सर्वोच्च स्तर है, सबसे बड़ा स्तर है। नव उदारवाद वैश्वीकरण के सामाजिक और पर्यावरण मूल्य निषेधात्मक हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण वैश्विक असमानता, गरीबी में वृद्धि और वैश्विक जलवायु परिवर्तन है। यह सभी नव उदारवादी वैश्वीकरण के द्वारा एक तीव्र और तीव्र हुए हैं, जिसने वर्तमान जीवन को विश्व के सभी देश तथा काट दीजिए जिसने वर्तमान जीवन को विश्व के सभी देशों के नागरिकों के भविष्य को बुरी तरह प्रभावित किया है। ठीक है, ये चीज़ हम बता रहे हैं, ये है नव उदारवाद की। ठीक है, नव उदारवाद वैश्वीकरण के द्वारा सब चीज़ों को एक जगह किया गया और वो जल्दी ही तीव्र हुए हैं। ठीक है, जिसने वर्तमान जीवन को विश्व के सभी देशों के नागरिकों के भविष्य को बुरी तरह प्रभावित किया है। ठीक है, वैश्वीकरण के आर्थिक संकट को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नव उदारवादी वैश्वीकरण में बहुसंख्यक लोगों के हितों को ध्यान में नहीं रखा है तथा आर्थिक और पर्यावरण या दोनों रूप में यह असतत है। सतत विकास वो होता है जो हम अपनी ज़रूरतों को देखते हुए भविष्य के लिए सामान बचाते हैं, और असतत बिल्कुल इसका उल्टा है, जो हम पेड़ जैसा काट रहे हैं तो आज ही ख़त्म कर देंगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं मिलेगा पेड़, तो ये असतत विकास होगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, और वैश्वीकरण के इस संदर्भ में एक तरफ जो है पूंजीवाद वर्चस्व है, पूंजीवाद का दबाव रहा है जिसका आधार विशेष अधिकार और वर्चस्व है, वहीं दूसरी तरफ पूंजीवादी लोकतंत्र है। एक तरफ क्या है इसमें पूंजीवादी है, दूसरी तरफ है समाजवादी लोकतंत्र। ठीक है, दूसरी तरफ समाजवादी लोकतंत्र है जो स्वतंत्रता, आज़ादी के ऊपर, एकता के ऊपर और सामान्य न्याय जैसे तत्वों पर आधारित है। समाजवादी जो है वो स्वतंत्रता, एकता और समानता या फिर न्याय, सामाजिक न्याय जैसे चीज़ों के ऊपर वो आधारित है। और पूंजीवाद जो है हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि वो किस चीज़ के ऊपर है। पूंजीवाद नुकसान पहुंचा रहा है, और समाजवाद जो है, ये पॉइंट आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ लेंगे, पूंजीवाद समाजवाद ये वही पॉइंट है। ठीक है, और समाजवाद जो है वो अधिकांश समाजवादी इस बात को मानते हैं कि पूंजीवादी अवैध रूप से शक्ति और संपदा को समाज के एक छोटे वर्ग में संचय करने की अनुमति देता है। संचय यानी इकट्ठे करने की अनुमति देता है, जब पूंजी को नियंत्रित करते हैं जिसे वे शोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं, तथा जिससे एक असमान समाज का निर्माण होता है, जो कि बिल्कुल समान नहीं रहा है, ये बिल्कुल समान नहीं है, जो सभी को अपनी क्षमता को अधिकतम करने का अवसर नहीं प्रदान करता है और न ही तकनीकों एवं संसाधनों की अधिकतम क्षमता का उपयोगी हो पाता है। इसके अनुसार विकसित और विकासशील दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था का उद्देश्य सतत विकास और लोकतंत्र और मुक्त समाज का निर्माण करना है, जो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में स्वयं सक्षम हो तथा अपने पर्यावरण एक दूसरे के साथ संबंध को कायम कर सके। इसमें 2 ही पॉइंट दिए गए हैं, पूंजीवाद और समाजवाद के। ठीक है, कि समाजवाद ने क्या बोला है, पूंजीवाद ने क्या बोला है। ऊपर इसमें आपको थोड़ा सा पहले प्राकृतिक और लक्षण बताया गया है, और उसके बाद इसमें पूंजीवाद है, फिर उसके बाद समाजवाद। ठीक है, सिंपल 2 लैंग्वेज है इसकी, 2 ही लैंग्वेज है, सिंपल। ठीक है, तो यही आप याद कर लीजिए, या थोड़ा सा पढ़ भी लीजिएगा, तो बना के भी आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, नंबर नहीं कटने वाला है, नंबर मिलेगा ही मिलेगा।
समाजवादियों के अनुसार देखिए वैश्वीकरण के कुछ वैकल्पिक संदर्भ हैं। यहाँ पे वैकल्पिक संदर्भ पूछा था ना, तो देखिए समाजवादियों के अनुसार क्या है, वो है स्थानीय अर्थव्यवस्था। पहला पॉइंट दिया गया है स्थानीय अर्थव्यवस्था। स्थानीय अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्ष्य अपने क्षेत्रीय साधनों से उत्पाद वस्तुओं तथा सेवाओं का अधिक उत्पादन करना होना चाहिए, ऐसा कहा गया है स्थानीय अर्थव्यवस्था। समाजवाद कह रहा है चीज़ें, ठीक है। जिनका उत्पादन वे स्वयं नहीं कर सकते उसे अपने पड़ोसी अर्थव्यवस्था से प्राप्त करना चाहिए, यानी जिसका भी उत्पादन वो खुद नहीं कर सकते हैं, नहीं बना सकते जिस चीज़ को भी, उसे अपने पड़ोसी देश से ले लेना चाहिए, ठीक है। पूंजी और निवेश, दूसरा पॉइंट दिया गया है पूंजी और निवेश। पूंजी की पहुंच औद्योगिक तथा पर्यावरण की स्थिति को बेहतर करने तथा रोजगार अवसरों को बढ़ाने और निवेश के रूप में होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल। समाजवादियों के अनुसार यह मुक्त व्यापार द्वारा प्राप्त नहीं है, यानी कि यह स्थिति जो है समाजवादियों के अनुसार मुक्त व्यापार द्वारा प्राप्त नहीं है। स्थानीय एवं क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं को प्रोत्साहित करना भी आवश्यक है, ऐसा समाजवादी कहता है कि जो क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाएं और स्थानीय संस्थाएं जो हैं उनका प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लिए बड़े संस्थानों को हाथ बटाना चाहिए और इनकी एक नीति दी गई है, खरीदो यहाँ और बिक्री यहाँ, खरीदो यहाँ बेको यहाँ की नीति पर प्रोत्साहन किया जाना चाहिए कि माल खरीदो भी यहीं से और बेको भी यहीं पे, इसकी नीति को अपनाया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है इसमें वायदा या अनुमान व्यवस्था पर नियंत्रण। समाजवादियों के अनुसार निवेश केंद्रित होना चाहिए, ना कि अनुमान पर आधारित सीमा पर वित्त व्यापार को हतोत्साहित मतलब होता है जिसका उत्साह नष्ट ना हो, उसे हम हतोत्साहित कहते हैं, ठीक है। आधारित पर सीमाओं पर वित्त व्यापार को हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित का एक वो दिया गया है, जैसे कि हतोत्साहित व्यक्ति होता है, ठीक है, जिसका उत्साह कभी नष्ट नहीं होता, एक उदाहरण दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, करना चाहिए। असंभव शर्तों के आधारित व्यवस्था को ऋण व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए। करों का उपयोग छोटी अवधि में वायदा कारोबार, विशेषकर मुद्रा के वायदे कारोबार को हतोत्साहित करने के लिए होना चाहिए, ठीक है। वायदा कारोबार जो है उसका उत्साह नष्ट ना हो, उसके लिए करना चाहिए। एक है इसमें पारराष्ट्रीय निगम, थोड़ा सा ही बचा है दोस्तों, खत्म होने वाला है। पारराष्ट्रीय निगम वैसे आप पहले से ही पता होगा, आप इससे पहले से ही वंचित नहीं रहे हैं, आपने पहला पढ़ा है पारराष्ट्रीय निगम। तो देखिए बाजार को हतोत्साहित करने के विपरीत प्रभाव भी हुए हैं और यह निगम में जिस बाजार में भी व्यापार करते हैं उन पर प्रभाव या वर्चस्व बना लेते हैं। छोटी अवधि में समान आकार के पारराष्ट्रीय निगमों का प्रयोग हितों के बजाय सामान्य हितों को प्रमुखता देने के लिए होना चाहिए। इसका लक्ष्य निश्चित रूप से वस्तु एवं सेवा में उत्पाद निवेश को हतोत्साहित करना होना चाहिए। बाजार पहुंच भी मुख्य यहाँ बैठो यहाँ बेचो के नियम पर आधारित होनी चाहिए। वहाँ भी वही बात बोली थी, यहाँ भी यही बात बोली गई है, ठीक है। और लास्ट है इसमें हमारा सीमित व्यापार पहुंच। क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर किसी कंपनी विशेष के बाजार में भागीदारी की सीमा निर्धारित होनी चाहिए। ऐसे बाजार में जहां कंपनी विशेष का वर्चस्व है, जहां कंपनियों का वर्चस्व है, ऐसे क्षेत्र में नए उद्योग का अनुदान, ऋण और सब्सिडी के माध्यम से उनको हतोत्साहित करना चाहिए, ठीक है, हतोत्साहन देना चाहिए। बात वही है जिससे उत्पादन सुधार, संसाधनों का बेहतर उपयोग के प्रावधान को प्रोत्साहन मिलेगा और बड़े संगठन द्वारा उठाए जा रहे लाभ को उचित रूप से दिया जाना चाहिए। जैसे कि विदेशी बैंकिंग केंद्रों को यहाँ खरीदो यहाँ बेचो यहाँ, खरीदो यहाँ बेचो यहाँ नियम के आधार पर समाप्त किया जाना चाहिए। एक लास्ट बचा है इसमें बहुराष्ट्रीय संधियाँ। समाजवादियों के अनुसार यह दृष्टिकोण सतत और विकास के लिए बाधक है, जो वर्तमान और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जैसे गेट तथा इसका विकसित रूप WTO और निवेश हेतु प्रस्तावित बहुपक्षीय संधियों के रूप में सामने आया है। इसके अनुसार शेष विश्व की कीमत पर यह सभी कार्य बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा पूंजीवादियों के हित को ध्यान में रखती है। क्या? बहुराष्ट्रीय संधियाँ, ठीक है। दोबारा बताता हूँ एक बार। समाजवादियों के अनुसार, समाजवादी जो है उसके अनुसार, उसके नज़रिए के अनुसार जो है सतत और विकास के लिए यह बाधक है, जो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था क्या है हमारी? गेट है
और इसका विकसित रूप हम कहेंगे WTO, और इनको निवेश हेतु प्रस्तावित बहुपक्षीय संधियों के रूप में इनके सामने आया है। बहुपक्षीय संधि भी हम इनको ही कहते हैं, ठीक है, गेट WTO को। इनके अनुसार जो है शेष विश्व की कीमत पर यह सभी कार्य बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी तथा पूंजीवादियों के हितों को ध्यान में रखती है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को स्वच्छ व्यापार पर आधारित होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को स्वच्छ व्यापार पर आधारित होना चाहिए, ना कि मुक्त व्यापार पर, ऐसा ये बहुराष्ट्रीय संधि का कहना है, ठीक है। स्थानीय अर्थव्यवस्था के सतत विकास हेतु इन कार्यों का किया जाना आवश्यक है। इन कार्यों का उद्देश्य सतत औद्योगिक विकास द्वारा स्थानीय एवं क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता के साथ ठहराव की प्राप्ति है, ठीक है। जैसे कि देख रहे हैं अब चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है, और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके कुछ बताएं, कुछ गलती रही हो, और किसी चीज़ की अगर आपको वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। ओके, जल्दी ही मिलते हैं अगले ही नेक्स्ट चैप्टर पर, लास्ट चैप्टर जो कि आपका, ठीक है। बाकी चैप्टर मैंने प्राइवेट में डाल दिए हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।